नमस्कार दोस्तों, रुद्र आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा अभी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी हर घर तिरंगा अभियान को लेके ये वीडियो है और इस वीडियो पर तिरंगे के उस इतिहास को जानेंगे कि आखिर भारत में ध्वज को अपनाने की शुरुआत कहाँ से हुई है। भारत ने अपने जो पताका है, ध्वज है, तिरंगा झंडा है, इसको कब और किस क्रम से स्वीकार किया। इस तिरंगे को स्वीकार करने के लिए भारत ने कितनी जद्दोजहद करी, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे और इसके पूरे गौरवशाली इतिहास को जानेंगे। आखिर हर घर तिरंगे अभियान को लोगों से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये समझने की बात है। आज भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को अपने आज़ादी के जो 15 अगस्त मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस महोत्सव के दौरान इस झंडे को अपने घर पे फहराना है। तो क्यों फहराना है? देखिए, जो झंडे की संहिता है, नियम संहिता है, उस संहिता में भी 2022 में इसमें बदलाव किया गया। पहले झंडा को जो फहराया जाता था वो विशेष सरकारी जगहों पे ही इसको फहराया जाता था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं थी कि लोग व्यक्तिगत इसको झंडे को फहरा पाएँ। लेकिन 2022 में इसकी नियम संहिता में परिवर्तन किया जाता है और लोगों को अधिकार दिया जाता है कि अपने घरों में झंडे को फहराएं। सेल्फी विद तिरंगे की एक स्कीम शुरू करी जाती है 2022 में, ताकि लोग अपनी फ़ोटो तिरंगे के साथ साइट पे अपलोड करें, ताकि लोग तिरंगे से अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। यहाँ भारत सरकार का सोचना यह है कि यदि जिस तरीके से इस तिरंगे को पाने के लिए या इस तिरंगे को राष्ट्र का प्रतीक बनाने के लिए अपने देश के जो एक से एक नेतृत्वकारी लोग रहे हैं या नेतृत्व करता रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान इस राष्ट्र के निर्माण के लिए दे दिया, ऐसे लोगों को हम याद कर सकें और इस तिरंगे को स्वीकार करने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष के महत्व को समझने के लिए, लोगों का इस तिरंगे के प्रति जुड़ाव बढ़ाने के लिए और इस आज़ादी के महोत्सव में हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट करने के लिए ये हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। 2022 से हर घर तिरंगे अभियान की शुरुआत होती है। ये 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में चलाया जाता है यह अभियान। इसमें लोगों से कहा जाता है अपने घर पे तिरंगे को फहराया जाए। बात करते हैं ये तिरंगा आया कहाँ से, और इस तिरंगे को आने के पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी क्रांति या जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जितना महत्व नेतृत्वकर्ताओं का रहा है उतना ही महत्व आप देखिए एक प्रतीक का रहा है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आइडेंटिटी से उसको नहीं पहचाना जाता, ये हम जानते हैं। अगर हम जाएंगे तो व्यक्तिगत आइडेंटिटी एक क्षेत्र लेवल पर जरूर उसकी आइडेंटिटी बनती है, लेकिन जब आप विश्व स्तर पर जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, तो आपको आपके देश के नाम से जाना जाता है, आपके देश के प्रतीक चिन्ह के नाम से आपको जाना जाता है। यह निरूपित करता है वह प्रतीक चिन्ह कि इस देश की संस्कृति सभ्यता क्या रही है। देखिए, उस देश के संघर्ष को बताता है, उस देश की संप्रभुता नैतिकता को बताता है, उस राष्ट्र के विचारों को निरूपित करता है यह प्रतीक। तो इस प्रतीक को स्वीकार किया गया भारत सरकार के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वीकार करने के पहले ये तिरंगे आया कहाँ से और पहली बार इसकी कल्पना कहाँ से आई, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं बेटा। तो जब हम देखने जाते हैं इतिहास के पहलू में ये तिरंगा आया कहाँ से, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1904 में, सबसे पहले कब बेटा, 1904 में आप देखने के लिए जाएंगे तो पहले बार आयरिश लेडी रहती हैं सिस्टर निवेदिता, जिनका वास्तविक नाम रहता है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल नाम रहता है बेटा। इनके द्वारा क्या हुआ जाता है, स्वामी विवेकानंद जी को एक फ्लैग दिया जाता है। इस फ्लैग में 2 कलर का मुख्यतः यूज़ किया जाता है, रेड कलर और येलो कलर का यूज़ किया जाता है। इस फ्लैग में एक कमल के फूल और वज्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कमल का जो है फूल, हमारी देखिए संस्कृति, देखिए भारतीय संस्कृति में देखने अगर आप जाएंगे तो कमल का अलग ही महत्व है। अगर आप सारनाथ के अशोक स्तंभ को देखेंगे तो उस अशोक स्तंभ को भी कमल के फूल पे जो शेर बैठे हुए हैं वो उस कमल के फूल पर बैठे हुए हैं। माँ लक्ष्मी भी क्या है, उस पुष्प पर विराजमान होती हैं, कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं। कमल जो कमल का पुष्प है, इसको सृजन और पुनर्जन्म का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कमल जो है वो कीचड़ में उगता है। कीचड़ में उगने से मतलब ये है कि ये कठिनाइयों से बाहर निकलता है और ये आध्यात्मिकता और ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है। तो कमल का अलग अलग तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग महत्व हमें पता चल जाता है बेटा। और जहाँ वज्र का बात आप करेंगे तो वज्र जो है एक शक्ति को प्रदर्शित करता है। इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं, इन देवताओं के राजा का जो अस्त्र है वो क्या है बेटा, वज्र है।
और वज्र क्या बताता है, शक्ति का प्रतीक बताता है। तो सिस्टर निवेदिता ने जब ये विवेकानंद जी को ये फ्लैग दिया था, उस फ्लैग में उन्होंने भारत की संस्कृति को निरूपित कर दिया था कि भारत एक आध्यात्मिक देश है जो ज्ञान पे कार्य करता है, जिसकी एक वैभवशाली इतिहास रहा है ज्ञान को लेके, जिसने विश्व को ज्ञान के लिए आगे बढ़ाया और विश्व में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। सिस्टर निवेदिता 1895 में 1895 में स्वामी विवेकानंद जी से मिलती हैं। विवेकानंद जी से उनकी मुलाकात होती है, फिर 1898 में यह भारत आती हैं। 1898 में ये भारत आती हैं और रामकृष्ण परमहंस मंडली का सदस्य बनने के साथ ही ये क्या करती हैं कि वहाँ पर भारत में जो गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनकी सेवा करने का कार्य करने लगती हैं। इससे प्रसन्न होकर स्वामी विवेकानंद इनको सिस्टर निवेदिता का नाम दे देते हैं और सिस्टर निवेदिता और स्वामी विवेकानंद जी के संबंध बहुत मजबूत होते हैं और वह इनको बहुत पसंद भी करते हैं इनके कार्यों को लेके। बात आती है आगे, जब हम इस फ्लैग को आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्लैग जो है उनकी भावनाओं को तो रिप्रेजेंट करता ही था, साथ में भारत से उनके लगाव को भी रिप्रेजेंट करता था। आप देखिए इस फ्लैग में रेड और पीले कलर का यूज़ किया गया है। रेड कलर जहाँ स्वतंत्रता को बता रहा है, वहीं पीला कलर यहाँ विजय के प्रतीक के रूप में है बेटा। यहाँ ये कमल का फूल बना हुआ है नीचे और कमल के फूल पे वज्र रखा हुआ है। अगर तुम भारतीय उसमें देखेंगे, अपन आध्यात्मिकता में भी जाएंगे यदि और संस्कृति में देखेंगे, तो हम देवी देवताओं के विराजमान होने के स्थल को भी कमल के रूप में देखते हैं। और दूसरे धर्म भी देखोगे तो उन धर्मों में भी कमल के फूल का बहुत महत्व बताया गया है बेटा। तो ये पूरा उनने झंडा स्वामी विवेकानंद जी को देते हैं और इसको रिलेट किया जाता है भारत की आध्यात्मिकता ज्ञान के साथ, भारत की शक्ति के साथ, कि भारत अकेली नहीं है, भारत में शक्तिशाली लोग भी हैं, वैचारिक शक्ति भी है और हमारे पास बाहुबल की शक्ति भी है। आगे देखते हैं बेटा, आते हैं प्रारंभिक राष्ट्रवादी झंडे के रूप में। जब हम देखते हैं कि झंडे का इतिहास जब हम आगे देखने जाते हैं तो दूसरी बार हम देखते हैं कि 1906 में एक और झंडे का हमारे सामने आता है। यह झंडा जो होता है, जो पारसी बागान चौक है कोलकाता का, वहाँ पे 1906 में इसको फहराया जाता है। 1905 में आपने देखा होगा कर्नल करजन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया जाता है। इसी बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में। अब लोगों के जो बंगाल के लोग एक मत थे, अब वो लोग में विरोध को वो क्या करते हैं, विरोध जो हो रहा है वहाँ पे जो स्वदेशी आंदोलन वगैरह चलता है, उस स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो इसको बांटा गया है, इस बांटने का ये विरोध करते हैं। इसी विरोध के स्वरूप में इस झंडे को क्या करते हैं, वो लाते हैं और झंडे को फहराया जाता है। इस झंडे का निर्माण सचेंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा के द्वारा किया जाता है। जब आप इस झंडे को देखेंगे तो इस झंडे पर भी कमल के फूल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पीले रंग, लाल रंग और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें अर्धचंद्र और सूर्य का भी प्रयोग किया गया है। अगर आप इस झंडे को देखेंगे तो सेम प्रकार का झंडा आगे भी उपयोग किया जाता है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। कमल का प्रयोग मैंने आपको बताया है, ये विजडम को बताता है, आध्यात्मिकता को बताता है, ये हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए बताता है। कमल का फूल कठिनाइयों से लड़ने के लिए बताता है, ठीक है। और ये वंदे मातरम बांग्ला भाषा के लिए रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। ये वंदे मातरम हमारी मातृशक्ति के लिए वहाँ पे बताता है बेटा। आगे देखते हैं, जब झंडे के इतिहास के बारे में जानने जाते हैं कि फिर और कब ऐसे फ्लैग का यूज़ किया गया, तो हम देखते हैं जर्मनी का जो बर्लिन शहर है, इस बर्लिन शहर में स्टेट गार्ड जगह रहती है। इस स्टेट गार्ड जगह पे भीकाजी कामा रहती हैं और मैडम भीकाजी कामा और विनायक दामोदर सावरकर रहते हैं। इनके द्वारा एक झंडे को डिजाइन किया जाता है। ये झंडा बिल्कुल कलकत्ता के झंडे की तरह ही रहता है। उस झंडे में जहाँ कमल के फूल का यूज़ हुआ करता था बेटा, इसमें आप झंडे को देखोगे तो उसमें भी बिल्कुल वैसे ही यूज़ हो रहा है। बस इसमें क्या है, 8 ऐसे स्टारों का यूज़ होता है, ये तारे का यूज़ होता है, 7 इस तरीके के तारे रहते हैं और एक कमल के फूल का यूज़ होता है। ये 7 तारे जो होते हैं ये सप्तऋषि को प्रेजेंट करते हैं। सप्तऋषि कौन है बेटा, सप्तऋषि के अंतर्गत आ जाते हैं आपके अत्रि, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जामदग्नि। यदि आप देखोगे तो ये सप्तऋषि हैं और सप्तऋषि हमारे यहाँ ज्ञान का प्रतीक है। इन्होंने क्या किया है, भारत में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में इनको जाना जाता है बेटा। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और जिन्होंने ज्ञान के बढ़ाया हुआ है, फैलाया हुआ है। इसी क्रम में इन सप्तऋषि और सप्त स्टारों का प्रयोग किया जाता है। फिर वहीं पे कमल के फूल का प्रयोग किया जाता है और ये जो फ्लैग है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
इसके बाद हम देखते हैं होम रूल आंदोलन के दौरान 1917 में होम रूल आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक का जो केंद्र रहता है वह मद्रास ये पुणे रहता है और एनी बेसेंट का जो केंद्र रहता है वह मद्रास रहता है। इन दोनों जगह पे होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य रहता है स्वशासन। स्वशासन यहाँ पे आता है कि भाई हम डोमिनियन राज्य के तहत रहते हुए भी भारत को अपने राज्य को चलाने का अधिकार दिया जाए। अब इसी भारत को राज्य को चलाने का अधिकार दिया जाए, इसी की मांग को लेके एक फ्लैग जो है इनके द्वारा शुरू लाया जाता है। इस फ्लैग को जब आप देखने के लिए जाओगे तो इसमें एक यूनियन जैक का झंडा आपको दिखाई देगा, साथ में चांद और तारा दिखाई देगा और ये स्टार इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएंगे। इसमें हरी और रेड पत्तियों को यूज किया गया है। जब यहाँ पे आप देखोगे यूनियन जैक के फ्लैग को देखते हो तो ये डोमिनियन राज्य के दर्जे के बारे में हमें यहाँ पे बता देता है। बाकी चीजें इसमें बेटा सेम रहती हैं, ठीक है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं तो इस फ्लैग के बारे में फिर आगे आता है तो महात्मा गांधी का झंडा 1921 का फ्लैग आता है। ये 1921 में भारत में देखेंगे आप 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। विश्व वर्ल्ड वॉर प्रथम चल रही होती है, वर्ल्ड वॉर प्रथम का खत्म होने वाला रहता है। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन आता है और खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। इसके बाद पहली बार भारत के युग पुरुष महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की जाती है। लेकिन वह चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिक एकता बनी रहे। इसी सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने के लिए वह एक ऐसे फ्लैग का निर्माण करने के लिए वेंकैया पिंगली के द्वारा को कहते हैं कि जिसमें यह इन समुदायों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो वेंकैया पिंगले के द्वारा एक झंडा बनाया जाता है, एक फ्लैग बनाया जाता है। जब इस फ्लैग को बनाया जाता है 1921 में तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक होती है इसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें व्हाइट कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर रहता है। यहाँ पे जहाँ रेड कलर जो होता है ये बताता है आपके लिए हिंदू के लिए, ग्रीन कलर जो होता है ये मुस्लिम के लिए बताता है और व्हाइट कलर अन्य समुदाय के लिए बताता है। लेकिन कांग्रेस में क्या है, एकता रहती नहीं है और कांग्रेस में एकता नहीं रहती और इस चीज़ को इसको स्वीकार किया नहीं जाता है कि इसको संप्रदाय के आधार पर, इसको समुदाय के आधार पर बांटा जाए। फिर इस फ्लैग को कुछ दिन के बाद स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई एक बात ये नहीं हो पाती है, मत हो पाता है कि इसको उसके समुदाय के आधार पर बांटा जाए। तो इसमें फिर चेंज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जो लाल पट्टी है वो बलिदान का प्रतीक है और जो हरी पट्टी है बेटा वो आशा का प्रतीक के रूप में आती है और सफ़ेद पट्टी जो है वो शांति के प्रतीक के रूप में दिखाई जाती है बेटा, ठीक। फिर 1931 में दूसरी बार आगे तिरंगे झंडा शुरुआत होती है। महात्मा गांधी जी का ये समय ही रहता है और महात्मा गांधी जी के समय ही इस तिरंगे झंडे को आगे बढ़ाया जाता है। अब पिछले तिरंगे को झंडे को जहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया गया था सांप्रदायिक आधार पर, अब इसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं और चेंजेस करने के बाद इसमें केसरिया रंग, हरा रंग का यूज किया जाता है। इसका निर्माण भी पिंगली वेंकैया के द्वारा ही किया जाता है। इसमें ये केसरिया रंग, व्हाइट रंग और हरा रंग आ जाता है। केसरिया रंग जहाँ शौर्य, बलिदान और त्याग का प्रतीक होता है बेटा, यहाँ पे आप देखोगे केसरिया रंग को, फिर उसके बाद आप व्हाइट रंग देखोगे ये शांति का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है बेटा ये यहाँ पे। हरा रंग देखोगे तो ये समृद्धि का प्रतीक है बेटा यहाँ पे। तो ये इन तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हुए इस तिरंगे झंडे को बनाया जाता है। ये यहाँ पे चरखा है, चरखा जो है ये बताता है कि हम निरंतर कार्यशील है, विकासशील है और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी को निरूपित करते हुए इस झंडे का यूज 1931 से किया जाता है। यही झंडा आगे जाके भारत सरकार के द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया जाएगा। संविधान सभा द्वारा इस पर स्वीकृति दी जाती है और फिर इसको 15 अगस्त को फहराया जाता है। 1931 में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केसरिया सफेद हरे रंग की पट्टी वाले झंडे को स्वीकार कर लिया। अब वर्तमान ध्वज को जब अपनाने की बात आती है तो इस ध्वज को कब अपनाया जाता है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है। अब इसमें हर रंग का एक अलग महत्व है और जो महत्व बताया गया है, यहाँ केसरिया रंग जो बताता है साहस, निस्वार्थ के लिए बताता है। सफेद रंग पवित्रता, शांति का और सत्य का प्रतीक है। वहीं पर आप देखेंगे कि हरा रंग जो आ जाता है विश्वास, उर्वरकता और समृद्धि का प्रतीक बताता है। यहाँ अशोक चक्र बौद्ध धर्म में जो धर्म चक्र परिवर्तन होता है उस धर्म चक्र को बताता है। यहाँ अशोक का चक्र 24 तीलियां 24 घंटे कार्य करने के लिए बताता है कि भारत रुकेगा नहीं, लगातार कार्यशील बना रहेगा। इसी प्रकार
इस धर्म के शासक प्रतीक के रूप में इस अशोक चक्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि भारत में जब झंडे को स्वीकार करने की बात आती है तो तिरंगे झंडा ऐसे ही नहीं आया। इसकी शुरुआत भी एक लंबे संघर्षों के बाद हुई है, लंबे संघर्षों का प्रतिफल के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ है। तो अगर आज आप देखोगे कि चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे हमारी बॉर्डर पे सेना जो कार्य कर रही हो, उन सबका एक ही सपना रहता है, या कोई अच्छा कार्य करता रहता है तो उसको यही रहता है कि उसके देश के नाम से उसको जाना जाए, उसके तिरंगे से उसकी पहचान हो। आप देखिए, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, स्पोर्ट्स देखते हैं बहुत सारे, अभी जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण यह चीज़ होती है किसी खिलाड़ी के लिए कि उसके राष्ट्रगान उसका बजे, उसका फ्लैग बड़े अच्छे से लहराए हवा में। यह बताता है कि उस राष्ट्र का नाम उस व्यक्ति के कारण हो रहा है। तो ये एक बड़ी गौरवशाली बात है कि जहां एक राष्ट्र के नाम से एक व्यक्ति को जाना जा रहा है, अब यदि कोई आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपके नाम से उस राष्ट्र के फ्लैग को दिखाया जाता है। तो यह तो एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप अपने राष्ट्र को हर्ष होने का, उत्साहित में होने का और अपने राष्ट्र को मतलब आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये तिरंगे का महत्व है बेटा। आज आप देखिए, आपके लिए सेना पे, बॉर्डर पे जो सैनिक लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य रहता है, जब तक जिंदा रहूं कब तक तिरंगे की सेवा करता रहूं, और अंतिम समय अगर आता है तो तिरंगे में लिपट कर घर चला आऊं। एक जगह मातृभूमि है, एक बार जगह माँ है जिसने जन्म दिया है, दूसरी जगह जन्मभूमि है, मातृभूमि है जिसकी मुझे सेवा करनी है। तो वो कहता है कि मातृभूमि के नाम से अगर मेरा जीवन पूर्ण समर्पित हो जाता है तो मैं अपनी माँ के पास जब रिटर्न आऊं तो उस तिरंगे में लिपट कर आऊं। ये देशभक्ति है, यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद यही कहता है कि व्यक्ति जो है राष्ट्र को प्रथम रखे, सर्वोच्च स्थल पर राष्ट्र हो हमारा। और इसी राष्ट्र के नाम से क्या आप जाने जाओगे, इसी तिरंगे के नाम से आप पहचाने जाओगे। तो इस तिरंगे के महत्व को समझिए, इस आज़ादी के उत्सव को समझिए, इस स्वतंत्रता को महसूस करिए। आज जो आप कहीं घूम पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, स्वतंत्र आप जहाँ पे विचरण कर रहे हैं, तो ये विचरण करने का अवसर तभी मिल पाया जब हमने एक लंबे संघर्ष को सहा है हमारे पूर्वजों ने। उन लंबे संघर्ष के त्याग का परिणाम है आज ये तिरंगा। तो इस तिरंगे के महत्व को समझें, इस तिरंगे के लिए सदैव समर्पित रहें और इस तिरंगे के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते रहें। कि किसी एक दूसरे देश जब आप जाते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत नाम की जगह नहीं, अपने राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं, अपने राष्ट्र के प्रतीक के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये था तिरंगे के इतिहास का पूरा इतिहास कि किस तरीके से तिरंगा आया और किस तरीके से इस तिरंगे को स्वीकार किया। इसी प्रकार के वीडियो के लिए रुद्र IAS को आप ज्वाइन किए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए रुद्र IAS। धन्यवाद दोस्तों।